हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजे क्लासेस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, आज देखते हैं सेल। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ सेल क्या होता है। सेल वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। मीन्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, समझ आएगा कि सेल का काम क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना सेल का मेन काम होता है। ठीक है, अब देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, जब भी किसी सेल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो जो सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य होंगे वो क्या है, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध मीन्स क्या होता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स प्रतिरोध क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, मान लो इस सेल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो इस सेल के अंदर क्या होगा, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये विद्युत अपघट्य के कारण क्या होगा, सेल के मार्ग में विद्युत धारा के मार्ग में कुछ न कुछ रुकावट उत्पन्न होगी। इसको बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, समझ आया कि मीन्स जब किसी भी सेल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो रुकावटें आएंगी वो रुकावटें किस प्रतिरोध के कारण आएंगी, तो वो प्रतिरोध क्या कहलाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, अब देखो सेल को आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, उस आंतरिक प्रतिरोध को कौन कौन सी चीज प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले विद्युत अपघट्य की सांद्रता। ठीक है, जैसे ही हम लोग विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाएंगे, ठीक है, तो सेल वो जो प्रतिरोध के अणुओं की जो है गति बढ़ जाएगी, जिससे उसका क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आएगा कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता जब बढ़ाएंगे तो उसमें जो उपस्थित प्रतिरोध होंगे उसमें अणुओं की गति जो बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के बीच दूरी। ठीक, अब इलेक्ट्रोड क्या होता है, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। ठीक है, आप लोग कभी भी सेल को खोल के देख लेना तोड़ के। ठीक है, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, ग्रेफाइट रॉड कहलाते हैं। ठीक है, तो वो जो है उनके बीच अगर हम लोग दूरी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो विद्युत अपघट्य क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। मींस इसमें भी आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोडों के बीच जैसे ज्यादा दूरी बढ़ा दी, ठीक है, तो उसमें ज्यादा विद्युत अपघट्य लगेगा, तो वहां पे उसकी जो है आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल, ये क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड जो डूबे रहते हैं विद्युत अपघट्य में, उसका क्षेत्रफल हम लोग बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका अणुओं का जो है गति जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, यहाँ का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। यहाँ का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोड का प्रभावी क्षेत्रफल हम लोग बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, विद्युत अपघट्य का ताप। ठीक है, अगर हम लोग जो विद्युत अपघट्य रहेगा सेल में, उसका अगर ताप को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो अणु की जो वहाँ पे गति होगी वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। समझ आएगा, और यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा। मीन्स अब हम लोग का विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाएंगे तो हम लोग का आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोडों का बीच दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। लेकिन विद्युत अपघट्य में डूबे अगर इसका क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा, और विद्युत अपघट्य का ताप भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, आप देखो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है, पूरे मान लो कोई सा भी परिपथ दिया है, ठीक है, एक परिपथ कोई सा भी सर्किट दिया है, तो उस पूरे परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है वह उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ आया? मीन्स
एक तो परिपथ दे दिया है, ठीक है, कुछ भी परिपथ दिया है तो उसमें सेल को जितना कार्य करना पड़ेगा उसको उसका क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल e से। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट V होता है, ठीक है। अब देखो टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो मैं क्या बताया इसका विद्युत वाहक बल को कि पूरे परिपथ को चलाने के लिए जितना क्या है सेल को कार्य करना पड़ता है उसे उसका क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। वैसे ही जैसे कि टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, बाह्य परिपथ में सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, ठीक। पूरे बाह्य परिपथ ये इसमें क्या है, पूरे सेल को जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। लेकिन अगर ओनली बाह्य परिपथ की बात करें, ठीक है, बाहरी आवरण की जो बात करें वहां का जो विभवांतर होगा वहां पे सेल को सॉरी जितना जो कार्य करना पड़ेगा उसे उसका क्या कहेंगे, टर्मिनल विभवांतर कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रवाहित धारा में संबंध, ठीक है, समझ आए। अब इस तीनों में क्या करेंगे हम लोग, संबंध निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो हम लोग एक सर्किट लेते हैं, ठीक है, जैसे कि E क्या है, विद्युत वाहक बल है, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ठीक है। E और R क्या है, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है, ये इसका क्या है, विद्युत वाहक बल है, E जो है, ठीक है। और R क्या है, इस पूरे सेल का क्या है, बाह्य परिपथ का क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुल परिपथ क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध होगा R प्लस R हो जाएगा, मींस इस R और इस R को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जैसे कि आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, अलग अलग तो जुड़े नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग ओम के नियम से जानते हो, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू I R होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो यहाँ पे V की जगह क्या है, विद्युत वाहक बल है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो E इक्वल टू देखो कुल विद्युत वाहक बल क्या है, यहाँ पे E है, ठीक है, जबकि कुल प्रतिरोध क्या है, R प्लस R है, यहाँ पे निकालेंगे R प्लस R यहाँ हो जाएगा, ठीक है। मान लो यदि सेल का जो है टर्मिनल विभवांतर जो है, टर्मिनल विभवांतर क्या है, जो बाह्य परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल विभवांतर भी है, प्रतिरोध R है, तब ओम के नियम से I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। तो देखो यहाँ पे I इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, यहाँ पे भी I इक्वल टू E/R प्लस R है, यहाँ भी I इक्वल टू V/R है। तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो क्या होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखेंगे E/R प्लस R, E/R प्लस R इक्वल टू V/R, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर R प्लस R निकाले तो क्या होगा, E/V इंटू R, ये कैसे होगा, ठीक है, इसको पलट देंगे R प्लस R, तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो E/V इंटू R हो जाएगा। अब यहाँ से R निकाल रहे हैं हम लोग को, R इक्वल टू क्या होगा, ये क्या है, R आंतरिक प्रतिरोध है, तो E/V इधर ये R प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, अब दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, R निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, E/V माइनस 1, यही क्या है, आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है, ठीक है। अब देखो हम लोग समीकरण 1 से अगर फिर से देखें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है E इक्वल टू I इंटू R प्लस R, इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो IR इंटू I प्लस R, ठीक है। और हम लोग ओम के नियम से जानते हैं, क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो इस IR की जगह क्या रख देंगे, V रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, V इक्वल प्लस IR हो गया। अब यहाँ से V करेंगे तो क्या हो जाएगा, E/, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, समझ आएगी, V इक्वल टू E माइनस IR, ठीक, समझ आया। ये क्या है, टर्मिनल विभवांतर, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, समझ आएगी। यही क्या है, आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रवाहित धारा में जो है संबंध है, समझ आएगी। एक बार फिर से देखो, ये क्या है, एक आंतरिक प्रतिरोध लेते हैं जिसमें E क्या है, इस सेल का जो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, I/R क्या हो जाएगा,
I इक्वल टू हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध हो जाएगा E अपॉन R प्लस R। ठीक है, तो यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V है तो प्रतिरोध R है, तो I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R, दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ से ये लिखा जाएगा, यहाँ से ये। ठीक है, समीकरण 1 से फिर करेंगे, समीकरण 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया जी संबंध। ठीक है, अब देखते हैं सेलों का संयोजन। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन देखे थे, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सेलों का संयोजन देखेंगे। ठीक है, तो सर 2 संयोजन होगा। ठीक है, 3 संयोजन होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम पहले देखते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल लिए हैं। ठीक है, जहाँ पे E क्या है, विद्युत वाहक बल है, R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, और ये R क्या है, इस पूरे परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, ये R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो प्लस से जो धारा है वो क्या होती है, बाहर की ओर जाती है, तो यहाँ I इधर आ जाएगा, और माइनस की ओर क्या होती है, अंदर की ओर जाती है, तो I इधर अंदर चला जाएगा। ठीक है, समझ आया कि ये कैसे आया, समझ में आया तो बताना। ठीक है, तो यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे N हो जाएगा। ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, NR हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध R है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स क्या है, N है, तो यहाँ पे NR हो जाएगा। अब देखो ऐसे ही प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R प्लस NR हो जाएगा, क्योंकि N नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, तो अब देखो यदि परिपथ में बहने वाली कुल धारा क्या होती है, I है। ठीक है, तब ओम के नियम से क्या होता है, पहले ही हम लोग देख चुके हैं, I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल क्या है, N ही है, तो N, और कुल प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे R प्लस NR आया है। ठीक है, समझ आएगी, तो I इक्वल टू N। यहाँ पे देखो अगर NR का जो वैल्यू है वो लेस देन R है। ठीक है, तो हम लोग इस NR को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, N E अपॉन R जाएगा, तो N इंटू E अपॉन R जाएगा। मीन्स यहाँ का जो सेल का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगी, N इंटू नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो धारा होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, N का मान हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखिए, अगर यदि R का लेस देन NR मीन्स बाह्य प्रतिरोध जो है आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम है, तब ये जो मान आएगा वो किसके लिए होगा, ये केवल एक सेल के लिए होगा। ठीक है, यहाँ के लिए केवल एक सेल के लिए होगा, जबकि यहाँ के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स मीन्स बहुत ज्यादा सेल्स के लिए यहाँ पे धारा का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें क्या होगा, अगर बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम है तो यहाँ का जो मान आएगा वो केवल एक सेल के लिए होगा, जबकि अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान अगर बाह्य प्रतिरोध से कम है तब क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स का आएगा। ठीक है, मीन्स बहुत सारे सेल्स जब होंगे, ठीक है, तो धारा का मान भी बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे ये कह सकते हैं। और जब बाह्य प्रतिरोध जो है आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम है तब क्या है, ये